नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, जिस बात का अंदेशा था वो अंदेशा सच साबित हुआ। लगातार जिस प्रकार से AIMIM लगातार RJD से गुहार लगा रही थी कि महागठबंधन में AIMIM को भी शामिल किया जाए। शुरुआत में खुला आमंत्रण अख्तरुल ईमान के द्वारा दिया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिल्ली में AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने भी लालू प्रसाद यादव से, तेजस्वी यादव से अपील की कि भाई AIMIM को भी महागठबंधन में शामिल कर लिया जाए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद जो प्रदेश अध्यक्ष है अख्तरुल ईमान, उन्होंने 1 महीना पहले लालू प्रसाद यादव को एक मार्मिक पत्र लिखा कि आप जो भी सीट देंगे हम उस पर लड़ने को तैयार है। हमारा केवल एक मकसद है कि किसी भी कीमत पर बिहार में भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी वाले गठबंधन को चुनाव नहीं जीतने देना है, हमारा वोट नहीं बटे, इसलिए आप जो भी सीट देंगे उस सीट पर हम लड़ने को तैयार है। ये सब तब हो रहा था जब पिछली बार 5 विधायक जीते थे AIMIM के, लेकिन उन 5 में से 4 को RJD ने तोड़ लिया था। इसके बावजूद AIMIM के द्वारा इस प्रकार की बातें करना कहीं ना कहीं एक अचरज पैदा कर रहा था, लेकिन ये सच था। जो सच है वो है। लेकिन विगत दिनों इन सब के बावजूद आप देखिए कि जिस दिन लालू प्रसाद यादव को अख्तरुल ईमान ने पत्र लिखा था, उसके बाद तेजस्वी यादव ने कोई जवाब नहीं दिया था। लालू परिवार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया था। लेकिन जवाब कहां से आया था? जवाब आया था मनोज झा की तरफ से, जो RJD के प्रवक्ता है। मनोज झा ने कहा था कि आप ओवैसी साहब को एक एहसान करना चाहिए बिहार की जनता पर कि ओवैसी साहब को चुनाव ही नहीं लड़ना चाहिए, चुनाव नहीं लड़ेंगे तो वोट नहीं बटेगा। तो उसका जवाब दिया AIMIM ने कि आप क्या चाहते हैं कि मुसलमान केवल यादवों की दरी बिछाए? मतलब उम्मीदवार RJD अपने मन से दे, मनमर्जी से दे। 14% यादव 50 से ऊपर सीट पर लड़े RJD की टिकट पर, और जो 17% मुसलमान है वो 17 सीटों पे लड़े। तो ये कई सवाल, आरोप प्रत्यारोप चलता रहा, लेकिन जो शीर्ष नेतृत्व है RJD का कभी इसमें इंटरफेयर नहीं किया। वो मनोज झा ने ही जो कुछ भी बयान दिया अख्तरुल ईमान या फिर ओवैसी के बयान के बाद। लेकिन कई विगत दिनों एक टीवी चैनल के पटना में जो एक कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में तेजस्वी यादव ने कहा कि मुझे नहीं पता है कि AIMIM ने कोई प्रस्ताव दिया है। मतलब AIMIM ने RJD को महागठबंधन में शामिल करने के लिए कोई प्रस्ताव भेजा है, ऐसा तेजस्वी यादव ने कहा कि मुझे पता नहीं है। तेजस्वी यादव को पता नहीं था। तो उसके बाद अख्तरुल ईमान ने कहा कि भाई हम तो पत्र लिख चुके हैं, हम तो गुहार लगा चुके हैं, मीडिया के माध्यम से भी हमने कई बार विषय को रखा है कि AIMIM को भी महागठबंधन में शामिल करना चाहिए, जिससे कि मुसलमानों का वोट बटे नहीं। मुसलमानों का वोट बटा, इसी कारण से पिछली बार भी जब आप अगर देखेंगे, अगर आंकड़े देखेंगे तो सीमांचल में 5 MLA जीते AIMIM की टिकट पर, और 3 ऐसे विधानसभा सीट था जहां पर कि आप अगर RJD और AIMIM के वोट को जोड़ देंगे, अगर महागठबंधन और AIMIM के वोट को, तो जो NDA के उम्मीदवार जीते थे उनसे ज़्यादा हो जाता है। ठीक, तो ये तर्क था। दूसरा तर्क था क्या कि जो उपचुनाव हुआ विगत दिनों, तो आपको याद होगा गोपालगंज विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी के MLA सुभाष सिंह की निधन के बाद वहां उपचुनाव हुआ था, और उस उपचुनाव में RJD के उम्मीदवार मात्र 1700 वोट से लगभग हारे थे। 1794 या 1694 ऐसे ही कुछ है मत। और वहां पर जो AIMIM का उम्मीदवार थे उनको लगभग 12,000 वोट मिला था। तो मतलब RJD के उम्मीदवार की हार हुई कितने वोट से? 1700 कुछ वोट से। लेकिन AIMIM के उम्मीदवार को मिला कितना? 12,000 वोट। तो यही तर्क था AIMIM का कि मुसलमानों का वोट नहीं बटे, इसके लिए आप जो भी सीट देंगे हम उसको मानने को तैयार हैं और गठबंधन में साथ लड़ें, जिससे कि BJP को सरकार में आने से इस बार रोका जा सके। क्योंकि पिछले बार का जो अनुभव रहा है वो कहीं ना कहीं कटु रहा। अगर सीमांचल भी कम से कम सुधर जाता तो तेजस्वी यादव शायद मुख्यमंत्री बन जाते। 24 विधानसभा सीट है, वहाँ 24 में मात्र 7 सीट जीत पाई थी गठबंधन।
उसमें 5 कांग्रेस जीत पाई थी, एक CPI-ML और एक RJD, ठीक है, 7 ही सीट जीत पाई थी। अगर वहीं 17 हो गया होता तो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होते, और 17 हो जाता क्यों नहीं, इसलिए कि वहां पर नहीं हुआ, इसलिए कि AIMIM अलग लड़ रही थी, मुसलमान का वोट बटा था। चूंकि आपको पता है सीमांचल में लगभग 45% वोट मुसलमानों का है, 40 से 45% के बीच में टोटल। अगर चारों जिला को मिला देंगे एवरेज तो किशनगंज में तो लगभग 70% है, ठीक है। तो इसी तरीके से लगभग 45% चारों जिला मिलाकर पूरे सीमांचल पूर्णिया प्रमंडल में लगभग मुसलमानों का वोट है। उसके बावजूद मात्र 7 सीटें जो मतलब जीत पाई महागठबंधन, तो उसका कारण वोट में विभाजन था। 7 महागठबंधन और 5 AIMIM को भी जोड़ देंगे तो 12, ये 12 का आंकड़ा 22 तक जा सकता था अगर वोट का विभाजन नहीं होता तो, ऐसा मानना है AIMIM का। तो जब तेजस्वी यादव ने यह कहा कि मुझे पता नहीं है, तो फिर AIMIM के जो प्रदेश अध्यक्ष है अख्तरुल इमान, उन्होंने वो ढोल बाजा लेकर जो है पहुंच गए लालू यादव के आवास पर, राबड़ी देवी के आवास पर, और कि भाई हम न्योता देने आए हैं, आपको जगाने आए हैं, और ये बात सबको बताकर कि आपको पता है आप नहीं देना चाहते, आप शामिल नहीं करना चाहते हमें, ठीक है। तो ये विषय, तो सवाल ये उठ रहा है कि लालू यादव क्यों नहीं AIMIM को शामिल करना चाहते हैं गठबंधन में। देखिए, इसका जवाब कोई बहुत मुश्किल जवाब नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि हम जवाब ढूंढते कैसे हैं। नहीं, जवाब हम ढूंढते समय हमारी सोच क्या है उस पर निर्भर करता है कि जवाब क्या मिलेगा। कहावत है जाके रही भावना जैसी, ठीक है, तो वही बात होती है यहां पे। तो जाके रही भावना जैसी मतलब आप याद कीजिए, मैं सीधा उदाहरण बता रहा हूं। लालू प्रसाद यादव के बिहार की राजनीति में उदय से पहले मुसलमानों के कई नेता हुआ करते थे, कई नेता हुआ करते थे बिहार में, बिहार की राजनीति में। अगर मैं कुछ नाम लूं तो अब्दुल गफूर, बड़े नेता मुसलमानों की बात मैं कर रहा हूं। मैं कोई MLA लेवल पे स्थानीय स्तर के नेताओं की बात नहीं कर रहा, मैं राज्य स्तर के नेताओं की बात कर रहा हूं, ठीक है। अब्दुल गफूर हुआ करते थे, नहीं, बड़े नेता थे। तारिक अनवर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे थे, तारिक अनवर, ठीक है, तारिक अनवर का नाम लिखते हैं। मोहम्मद हिदायतुल्लाह विधानसभा के अध्यक्ष रहे थे, कई बार मंत्री रहे, ठीक है। तो इस प्रकार से कई बड़े नेता समय समय पर मुस्लिम समाज से आते रहे। अगर विपक्ष में देखेंगे अगर, तो विपक्षी में भी गुलाम सरवर, नहीं, प्रोफेसर जाबिर हुसैन जैसे बड़े मुसलमानों के नेता हुआ करते थे, ठीक है। कई बुद्धिजीवी हुआ करते थे जो कि राजनीति को प्रभावित किया करते थे। लेकिन लालू प्रसाद के राजनीति में एक जगह बनने के बाद लालू प्रसाद ही केवल बन गए मुसलमानों के भी नेता। मतलब मुसलमान और यादव के नेता कौन? लालू यादव। स्थापित जब हो गया कि नहीं, मुसलमान अब लालू यादव को ही वोट देगा, मुसलमान को अपना नेता नहीं चाहिए, तो फिर लालू यादव को क्या पड़ी थी? लालू यादव धीरे धीरे सभी, चाहे वो अब्दुल गफूर रहे हो, अब्दुल गफूर आपको पता होगा कि जनता दल में भी गए थे, कांग्रेस छोड़कर वो जनता दल में भी शामिल हुए थे। तो अब्दुल गफूर को साइड किया, उसके बाद मोहम्मद इलियास हुसैन को साइड किया, आपने देखा होगा। उसके बाद गुलाम सरवर को साइड कर दिया, उसके बाद आपने देखा जाबिर हुसैन को साइड कर दिया। मतलब जितने भी बड़े नेता थे मुसलमानों के, नेता की बात मैं कर रहा हूं, इन सभी को साइड कर दिया और खड़ा किया। किनको किया, किसको किया? इन लोगों के बदले में किसी पप्पू खान को, किसी जम्मू खान को। मतलब एक अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति जिसका की पहचान केवल उसके अपने जिले तक सीमित हो, मतलब जिसके व्यक्तित्व से, जिसके शिक्षा से, जिसके योगदान से समाज को कोई लाभ मिलता हो, उसका व्यक्तित्व चरित्र प्रोफेसर जाबिर हुसैन, गुलाम सरवर, अब्दुल गफूर, तारिक अनवर जैसा हो, ऐसे किसी नेता को लालू प्रसाद यादव ने अपने साथ प्रमोट नहीं किया। उससे बेहतर उदाहरण आपको अब्दुल बारी सिद्दीकी मिलेंगे। अब्दुल बारी सिद्दीकी को क्या मिला आरजेडी में, बताइए? इतना बड़ा कद, इतना निर्विवाद छवि, इतने सज्जन पुरुष, अब्दुल बारी सिद्दीकी को क्या मिला विधान आरजेडी में?
केवल एक पिछलग्गू बनने के सिवाय क्या मिला? जितनी बार टिकट मिला अधिकतर बार हारे हैं। क्यों? ये दूसरा कारण मैं बता रहा हूं। क्यों? पहला कारण तो जो क्वालिटी लीडरशिप जो होता है ना, डिफरेंस होता है, समझिए। क्वालिटी लीडरशिप सस्टेन करती है, लंबे समय तक चलती है। ठीक है, अब्दुल गफूर का नाम, गुलाम सरवर का नाम, प्रोफेसर जाबिर हुसैन का नाम अधिक दिनों तक रहेगा, नाम इज्जत से लिए जाएंगे। लेकिन ये पप्पू खान, जम्मू खान, मतलब समझ रहे हैं ना आप, इस तरह के नाम कितने दिन लोग लेते हैं भाई? क्या योगदान होता है इनका समाज के प्रति? तो ऐसे सभी लोगों को जब खड़ा किया गया तो फिर स्थिति वही हुई कि मुस्लिम नेतृत्व खत्म। लालू प्रसाद यादव भी मुसलमानों के निर्विवाद नेता बने रहे। तो जब लालू प्रसाद मुसलमानों के निर्विवाद नेता बनकर रह गए, मुसलमानों ने मुसलमान को जिताने के लिए वोट नहीं दिया बल्कि लालू यादव को जिताने के लिए वोट दिया, तो मुसलमान का नेतृत्व खत्म तो होगा ही। और स्थिति ऐसी बनी कि 2005 में जब रामविलास पासवान ने मुस्लिम मुख्यमंत्री का नारा दिया तो लालू यादव ने क्या किया? ठेंगा दिखा दिया। ठेंगा दिखाया कि नहीं दिखाया? अगर लालू यादव 2005 के फरवरी में मुसलमान मुख्यमंत्री के नाम पर रामविलास पासवान के प्रयास को समर्थन दे दिए रहते तो एक मुसलमान मुख्यमंत्री बन गया रहता। और अगर मुसलमान मुख्यमंत्री बना रहता तो दो बातें होती। एक तो सबसे पहले होता कि मुसलमानों के बहुत सारी समस्याओं को एड्रेस किया जाता। आप ये बात मानेंगे ना कि लालू यादव के मुख्यमंत्री बनने के बाद यादवों की आर्थिक सामाजिक स्थिति में परिवर्तन आया है। नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने के बाद नीतीश कुमार के समाज के अंदर कुछ न कुछ अलग तरह का परिवर्तन आया है। लेकिन मुसलमान समाज नीचे गया है। क्यों गया नीचे? इसलिए गया कि मुसलमानों का जो नेतृत्व का जो स्तर हुआ करता था शुरुआत के दिनों में आज़ादी के बाद, प्रतिदिन उसको स्तरहीन बना दिया गया, जानबूझकर बना दिया गया। इसलिए बना दिया गया कि मुसलमानों का अपना नेता नहीं बन पाए कोई। नेता कौन बनेगा? लालू यादव। तो मुस्लिम लीडरशिप खत्म हो गई। 2005 में अगर लालू यादव ने रामविलास पासवान के प्रयास को समर्थन दे दिया होता तो मुसलमानों का एक नेता निकल कर आता। लेकिन तो फिर क्या होता लालू यादव की दुकानदारी का? तो फिर राबड़ी देवी के लिए कुर्सी कैसे सुरक्षित रहती? तो फिर तेजस्वी यादव के लिए कुर्सी कैसे सुरक्षित रहती? जवाब दीजिए। मैं आप दर्शकों से भी पूछ रहा हूं। देखिए, मैं किसी भी राजनीतिक दल की दलाली में भरोसा नहीं करता। मैं जो मुद्दे हैं उनके आधार पर आपके समक्ष विश्लेषण लेकर आता हूं और हर राजनीतिक दल का गुण और दोष के आधार पर उसका चरित्र चित्रण आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूं। कई बार आप नाराज हो सकते हैं, कई बार आप खुश हो सकते हैं, कई बार मेरी बातों से आप सहमत हो सकते हैं, कई बार असहमत हो सकते हैं। आप जो भी आपकी भावनाएं निकल कर आती है, प्लीज आप कमेंट बॉक्स में आइए। एक बिहार के एक सभ्य, भारत के एक सभ्य नागरिक के रूप में, चूंकि ये सोशल मीडिया है और सोशल मीडिया पर संवाद दो तरफा होता है, आइए संवाद करते हैं। चूंकि लोकतंत्र मजबूत होता है किन चीजों से? लोकतंत्र मजबूत होता है डायलॉग, डिस्कशन, डिबेट और फिर डिसीजन से। ठीक है, तो हम लोग डिस्कशन करते हैं, एक तरफा नहीं, बल्कि इसे हम क्या कहते हैं? नहीं, ये बायलैटरल डिस्कशन नहीं है बल्कि मल्टीलैटरल डिस्कशन होता है सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर। तो आइए आप भी अपनी भावना बताइए। तो मेरा मानना है कभी भी किसी भी कीमत पर कोई भी राजनीतिक दल या राजनेता अपनी ताकत में हिस्सेदारी नहीं चाहता। तो लालू यादव कैसे चाहेंगे भाई कि मुसलमानों का नेता बिहार में डेवलप हो जाए? लालू यादव चाहेंगे कि मुसलमान एमएलए जीते, लेकिन वो मुसलमान एमएलए जीते ये लालू यादव का पिछलग्गू हो, तेजस्वी यादव का पिछलग्गू हो, पीछे पीछे घूमता रहे, अब्दुल बारी सिद्दीकी की तरह कुछ मांगे नहीं। एक तरफा समर्पण करके रहे। तो एआईएमआईएम क्यों पसंद नहीं? क्यों नहीं एआईएमआईएम को 6 सीट भी देने को तैयार है लालू यादव?
इसलिए नहीं देने को तैयार हैं क्योंकि AIMIM कहती है कि 14% यादवों के लिए 50 विधानसभा सीट पर टिकट देती है RJD, लेकिन 17% मुसलमानों को मात्र 17 विधानसभा सीट क्षेत्र में उम्मीदवार बनाती है RJD। इसीलिए लालू प्रसाद यादव लगातार देख रहे हैं कि मुसलमान वोट उनका साथ छोड़ता जा रहा है। फिर भी जब तक संभव होगा लालू प्रसाद यादव ये प्रयास करते रहेंगे कि किसी भी कीमत पर तेजस्वी यादव के रास्ते में कोई भी चेहरा ऐसा ना आ जाए जो MY समीकरण में हिस्सेदारी की बात करे। इसीलिए जब वो पप्पू यादव से समझौता नहीं कर सकते हैं लालू यादव और तेजस्वी यादव, क्यों? इसलिए कि पप्पू यादव भी सत्ता में हिस्सेदारी मांगते हैं, हिस्सेदारी पसंद नहीं है। कन्हैया कुमार को क्यों बिहार में राजनीति करने से रोका जाता है लालू परिवार के द्वारा? इसलिए कि मुसलमानों के बीच कन्हैया कुमार भी उतने ही लोकप्रिय हैं जितना लोकप्रियता तेजस्वी यादव या लालू परिवार के लोगों की है। इससे बेहतर उदाहरण मेरे पास तो नहीं है आपको बताने के लिए। आप कितना सहमत हैं आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में आकर। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में एक बात के साथ आपको छोड़े जाता हूं, किसी कीमत पर मैं बता रहा हूं लालू यादव कभी भी AIMIM के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। 6 सीट छोड़ दीजिए, 2 सीट भी नहीं देंगे लालू यादव। नोट करके रख लीजिए। आज के लिए इतना ही। नमस्ते।